प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे अपने दो पढ़ाकू साथियों के साथ। दोनों पत्रकार हैं, प्रभात खबर के पत्रकार प्रकाश केरे और बीबीसी के डिजिटल एडिटर, हिंदी के डिजिटल एडिटर राजेश प्रियदर्शी से। राजेश, इस चिट्ठी के संदर्भ में जो अमेरिका में हो रहा है उस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? देखिए, ये बहुत टकराव वाली चिट्ठी और ये टकराव की हालत यूं ही नहीं आई है, ये एक गंभीर बात है। और जो पत्रकार हैं जिनको हमेशा से ये पढ़ाया सिखाया बताया गया है कि वो लोकतंत्र में फ्री प्रेस की जो भूमिका है वो जनता के नुमाइंदे हैं और जनता के नुमाइंदे के तौर पर जनता ने जिन लोगों को चुना है उन्हीं लोगों ने पत्रकारों को ये हक दिया है कि उनसे सवाल पूछें। जब बैन करने जैसी बातें होती हैं, जब एक विकलांग पत्रकार का मजाक उड़ाने जैसी चीज़ें होती हैं, तो जाहिर है कि ऐसा लगता है। और ख़ास तौर पे अमेरिका में प्रेस फ्रीडम जो है वो एक फंडामेंटल वैल्यू की तरह, प्रिंसिपल की तरह लिया जाता है। और उसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पाक साफ है, जैसा अमेरिका का समाज है वैसा ही अमेरिका का प्रेस है, जैसे कि जैसा भारत का समाज है वैसा ही भारत का प्रेस है। लेकिन ये है कि ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका मीडिया जो है उसको ये एहसास हो रहा है कि जो ट्रंप का कार्यकाल होगा उसमें उनके लिए काम करना शायद मुश्किल हो सकता है। प्रकाश, ये ट्रंप ने मीडिया को चुनौती पेश की है या मीडिया अपनी ग्लानि से उभरने का प्रयास कर रहा है? मैं कहूँगा कि जो पत्र आप पढ़ रहे थे उसका जो आखिरी हिस्सा है कि आपने हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाई है और हम कोशिश करेंगे उनको फिर से समझने की। और मुझे लगता है कि यही उस लेटर का, बाकी तो रेटोरिक है, बाकी इसको मैं एक पावर खींचतान के रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का मीडिया वहाँ के पावर स्ट्रक्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो एक कोई मीडिया कोई होली काऊ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है और चूंकि मैं भी उस बिरादरी से हूँ, मुझे उन पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि ट्रंप कर क्या रहे थे इतने दिनों से अपने पूरे चुनाव अभियान में। पहली बात कि ट्रंप को ट्रंप बनाने वाला मीडिया, वो मीडिया के कंधे पे ही चढ़ के बने, जो 20-30 साल का उनका सेलिब्रिटी हुड है। दूसरी बात कि जब उन्होंने मीडिया को अटैक करना शुरू किया तो वो क्यों कर रहे थे, इसे हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को मीडिया से परहेज है या वो मीडिया में नहीं आना चाह रहा है। अभी मैं आपको एक सर्वे सितंबर में हुआ था 2016 में, ये गैलप का सर्वे है जो 1972 से हो रहा है। ये देखते हैं कि अमेरिकी लोगों में मीडिया के बारे में विश्वसनीयता, भरोसा कितना है। 32% लोग ये मानते हैं कि ठीक ठाक या अच्छा भरोसा है, सिर्फ ये। जबकि ये आंकड़ा 1976 में 72% था। कम हो गया है मीडिया में बहुत ज़्यादा लोगों का। और सबसे ज़्यादा कम कहाँ हुआ है? यूथ में और बुजुर्गों में। वो आंकड़ा है 18 साल की उम्र से 49 साल की उम्र तक सिर्फ 26% लोग मीडिया पे भरोसा करते हैं, और 50 से ऊपर का ये आंकड़ा है 38% का। अब आप देखिए कि अच्छा, 2001 में भी ये 55 और 50 था। मतलब कितनी तेज गिरावट है। इसको एक लाइन में सिर्फ इसमें ऐड करूंगा कि ट्रंप ये जो भरोसे की कमी आई है मीडिया को लेके, उसको अपने फायदे के लिए, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को आगे इस्तेमाल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं। मीडिया की कमियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक है, मीडिया में कमी है, लेकिन आप संस्थान के प्रमुख होकर आप उसके अधिकारों को कुचल नहीं सकते उस लाइसेंस से, है ना? बिल्कुल। बेहतर करने में हाथ आप बटा सकते हैं, लेकिन क्या वो जब फेक न्यूज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो क्या ये बात सच नहीं है क्या कि बहुत सारे ट्रंप के चुनाव के दौरान मीडिया ने भी हिलेरी क्लिंटन की पक्षधरता, न सिर्फ हिलेरी क्लिंटन की पक्षधरता की, बल्कि उन्होंने, और इसमें आप मुझे बताइए कि आपको क्यों ये शिकायत आज मीडिया कर रहा है कि आपने प्रेस ब्रीफिंग नहीं की, आपने हमारा एक्सेस डिनाई किया। आपको जब उनके ट्विटर पे ही खबर चलानी है, उसके ट्विटर पे ही आपको टेलीविजन स्टूडियो में डिबेट करना है, तो फिर आपको क्या जरूरत है उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर उसके सवाल जवाब करने की? नंबर 1, मीडिया को भी एक चीज समझना चाहिए। मीडिया, अमेरिका का मीडिया भी हवा में रहता है। 1973 में जब उन्होंने निक्सन का इस्तीफा मांग लिया था, निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था, उस समय सिर्फ 3 अखबार थे, नेशनल अखबार अमेरिका में, सिर्फ 3 चैनल थे, एक वीकली था, ठीक है, जो कि मेन सोर्स था। और जैसा मैंने कहा कि 1000 हो गए होंगे, तो चलिए ठीक है। तो अब लोग आपके भरोसे नहीं बैठे हैं कि आप 9 बजे प्राइम टाइम में अगर न्यूज नहीं बताएंगे तो मुझे खबर नहीं मिलेगी, मैं अपने पसंद का, वो झूठा हो सकता है। पर इसके मतलब इसके लाइसेंस थोड़ी ले लेगा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सामने नहीं आएंगे, आप सवालों का जवाब नहीं देंगे। मैं ट्रंप को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रंप को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस क्राइसिस से उभरने के लिए आपके लिए सेल्फ करेक्शन क्या है? वो उस सेल्फ करेक्शन की तो बात पत्रकार कर ही रहे हैं ना। अब कर रहे हैं।
अब कर रहे हैं और अच्छा है करें, और हमें उम्मीद है कि लेकिन क्या कर रहे हैं, अभी जैसे ही वो आदमी अपना कैंडिडेट दे रहा है कैबिनेट का, जो अभी सीनेट में हियरिंग चल रही है, कई लोगों को ओके कर दिया भी गया, तो फिर अभी भी मीडिया अपने कैंपेन मोड से बाहर नहीं निकला है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया जितना ज्यादा उनके साथ इस लेवल पर टकराव में जाएगा, वो एक्चुअली मीडिया ट्रंप के ही, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि ट्रंप का कैंपेन में तो ट्रंप है ही है, ट्रंप के विरोधियों के कैंपेन में भी सिर्फ ट्रंप ही है, तो अल्टीमेटली ट्रंप के एजेंडे पे आप खेल और रहे हैं। राजेश, अभी प्रियदर्शन ने अभी याद दिलाया, जैसे कि थॉमस जेफरसन जो तीसरे राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये विकल्प दिया जाए कि सरकार और अखबार में से किसे चुनना हो तो मैं अखबार चुनूंगा। जी ठीक है, तो वहीं के राष्ट्र प्रमुख हैं और यहीं के एक राष्ट्रपति जाते जाते तो कह रहे हैं कि अमेरिका के लोकतंत्र को आपकी ज़रूरत है। मेरिल स्ट्रिप का वो जो भाषण काफ़ी प्रमुख हुआ, पर फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के जो सेटअप है, मीडिया का जो ढांचा है, उस ढांचे में क्या पत्रकार अपने पत्रकारिता के बुनियादी कर्तव्यों को हासिल कर सकता है? क्या पत्रकारों ने कहा है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बीबीसी ने कहा है, उस तरह से संगठनों ने नहीं कहा है। दोनों में अंतर पाठक या दर्शक को रखना चाहिए। जी बिल्कुल, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात है कि ये ऊपर से नीचे चलने वाली चीज़ है। जो काम की संस्कृति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, जैसे भी काम करते हैं, वो ऊपर से नीचे तय होता है कि आपके मालिक, आपके संपादक किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, और उसके बाद ट्रेनिंग होती है, उसके बाद बहस होती है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे बीबीसी में हम जो काम करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक छपी हुई एडिटोरियल गाइडलाइन है, और वो गाइडलाइन लेके मैं अपने डायरेक्टर जनरल से बहस कर पर सकता इसके हूँ। बाद भी चिलकोट की रिपोर्ट में बहुत सारे सवाल उठे। गड़बड़ियाँ होती हैं, वो गाइडलाइन अपडेट की जाती है, उस पर बहस होती है, लेकिन काम की जो संस्कृति है उसमें ये बात आपकी शक्ति से या पावर से नहीं तय होता कि क्या सही है या गलत है, या आपके काम करने के बुनियादी सिद्धांत और तरीके क्या हैं। बुनियादी प्रक्रियाओं की स्थापना से है कि आप उनका पालन कितना करते हैं, और वो लिखा हुआ है और हर आदमी की टेबल पे रखा है। पर फिर भी चाहे जितने भी प्रकाश करें, जितने भी माध्यमों का प्रसार हो, उनका विस्तार हो, लेकिन फिर भी कोई सत्ता प्रमुख इस तरह से संकेत दे कि हम पत्रकारों, जैसे प्रधानमंत्री अपने साथ पत्रकारों को लेकर नहीं जाते हैं, ठीक, तो हम नहीं जानते कि वो रात में सोते हैं या कब जागते हैं, बताया जाता है तो हम जानते हैं, ठीक है ना। या फिर एक पक्ष दिया जाता है कि आप खर्चे शायद कम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र में वो खर्चा कितना बड़ा होगा वो तो जाना जा सकता है। तो ये कहना एक तरह से लोगों के दिमाग में भी ये बात, लोग इसको महत्व नहीं देते होंगे क्या कि आप राष्ट्रपति होके व्हाइट हाउस से प्रेस के दफ्तर बंद करने की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। ये जो एक चलन बनता जा रहा है भारत से लेकर वहाँ तक कि हम सीधा ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, चुनकर इंटरव्यू देंगे, सवाल पहले से तय करेंगे। ये नई बात नहीं है। जो भी व्यक्ति सत्ता में होता है वो किसी न किसी हद तक जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, उसको कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल करता है। हर अच्छे से ओपन ट्रांसपेरेंट प्रधानमंत्री के कार्यालय में स्पिन डॉक्टर्स होते हैं, बातों को पलटा जाता है, उनको स्पिन दिया जाता है, ठीक है, उनको बदला जाता है, लेकिन सवाल पूछने की बुनियादी आज़ादी बनी रहती है। उस सवाल का जवाब ठीक से ना दिया जाए, कम दिया जाए, अधूरा दिया जाए, लेकिन ये इस बात की गुंजाइश रहती है कि बुधवार को प्रधानमंत्री का क्वेश्चन टाइम होगा, उसमें पत्रकार आएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। ब्रिटेन में जी, और अगर वो क्वेश्चन टाइम का वक्त बदला जाता है, उसको किसी वजह से नहीं होता और है, ये नियमित रूप से होता है, नियमित रूप से होता है, और ये प्रधानमंत्री के काम का हिस्सा है। प्रधानमंत्री देश के लिए जो काम करते हैं उनके काम का हिस्सा है कि आप बुधवार को एक तय समय पे पत्रकारों से मिलेंगे। जी, हर बुधवार को नहीं, महीने के किसी एक बुधवार को। हाँ, ठीक है। पर हमारे देश में भी होता था पंडित नेहरू के टाइम में, वो हर फ्राइडे को या हर दूसरे फ्राइडे को सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पे वो पत्रकारों के साथ बात करते थे। रेगुलर फीचर था ये, रेगुलर बात करते थे। यहाँ तो मनमोहन सिंह ने भी चुनिंदा एक आध आखिरी के दौर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी तो की होगी, मतलब ऐसे उनका भाषण बयान इधर ही रहता है। आजकल तो न्यूज़ एजेंसी के जरिए फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अमेरिका में जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उनको इतने संवैधानिक अधिकार हासिल हैं, वहाँ की मीडिया को भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा, शायद वो आर्थिक रूप से सक्षम भी हैं, उनको इस नौबत पर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
देखिए मुझे क्या वो इससे पहले अपना बुनियादी काम नहीं कर रहे थे? जो पत्रकार, आपने कहा कि नहीं मूल कर रहे हैं। वाक्य उस पत्र में यही है कि वो कह रहे हैं कि हम ये सोचने के लिए आपने मजबूर किया कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों हैं। क्या वो ये मूल काम पहले नहीं कर रहे थे? ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। मीडिया में काफ़ी स्पेस है और चीज़ें कही भी गई, लेकिन एक ओवरऑल एक जो परसेप्शन की बात है, जो छवि बनी है। और ट्रंप देखिए बार बार कोई भी राइट विंग या जो भी इस टाइप की प्रवृत्तियां होती हैं वो किसी भी देश में हो, वो क्या करेंगे कि आपकी लेजिटिमेसी को इतना डेंजर लेवल पे पहुंचा दे, आप इतना खराब कर दे उसको कि जब आप कभी उसके सही मायने में उस पर जब अंगुली उठाने लगे, कुछ कंक्रीट बात आप कहने लगे, तब तक आपकी विश्वसनीयता इतनी खत्म हो चुकी है कि आपकी बात का तो कोई भरोसा इसलिए ही ये नहीं लोग कर रहा। आरंभ से ही पत्रकारों की को बदनाम करने में लगे रहते हैं। बिल्कुल, और ये टेंडेंसी होती है, ये राइट विंग का, मेजोरिटेरियन का ये टेंडेंसी होती है, क्योंकि लेकिन दूसरी तरफ जो राइट विंग नहीं है उसकी भी पत्रकारों पर कंट्रोल करने की अपनी नीति सर रहती है राइट ना। विंग सिर्फ ऐसा political- नहीं कि जो लिबरल फोर्सेस हैं उनके सत्ता काल में देखिए, पत्रकारों को बहुत आजादी। आज तो कोई लिबरल ही नहीं है। हाँ। आज तो कोई लिबरल नहीं है, दे आर न्यू वैसे लिबरल। कभी था भी नहीं, पिछले 10 साल की सरकारों की हरकत मैं 10 देखें साल तो। की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 25-30 साल की बात कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, ट्रंप और भारत के संदर्भ में लिबरल और राइट की परिभाषा आ गई, और कोई ये बात नियो लिबरल है, इकोनॉमिक हाँ। राइट हैं, जिनको आप उदारवादी मानते हैं, हाँ। जो पिछले हमारी ठीक है, सरकारें हाँ। रही हैं, वो नियो लिबरल और इकोनॉमिक राइट फिर भी हम अब आपको दोनों के जवाब से यही उम्मीद करते हैं कि आज का एक पाठक, दर्शक या श्रोता रेडियो, इंटरनेट, डेटा, अखबार और टीवी देखने के लिए कम से कम 1000 रुपये खर्च कर देता है, 500 से 1000 रुपये खर्च करता है। तो मैं चाहता हूं कि वो जब अखबार पढ़े उसको ये नुकसान में पता है हो कि अखबार पढ़ने से ही पढ़ना नहीं हो जाता है ना, उसमें बहुत सारी खबरों की बारीकियां होती हैं, आंकड़ों का हेर फेर होता है। तो वो क्या करे बेचारा, वो 50 अखबार तो पढ़ नहीं सकता, उसके पास तो नहीं, वक्त मुझे नहीं है लगता है ना। कि सर पाठक को भी मजा आ रहा है। मजा आ रहा है पाठक को। देखिए मुझे बताइए कि ये अलग बात है कि पाठकों का या दर्शक का या लिसनर का एक हिस्सा पॉडकास्ट के जरिए, इंटरनेट रेडियो या नॉर्मल रेडियो या जिस कुछ वेबसाइट्स के नाम आपने गिनाए खुद, या और इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ चैनल्स हैं, कुछ अखबार हैं, इन पर कुछ लोग जा रहे हैं। वो बहुत छोटी संख्या है, वो मिनिस्क्यूल है, वो ना तो उसके लिए कोई इकोनॉमिक बेस दे सकती है उस टाइप के इनिशिएटिव्स को। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तथाकथित जिस मीडिया की हम भरोसेमंद की बात कह रहे हैं कि कितना भरोसा है उसको, अब 32% लोग ठीक ठाक भरोसा करते हैं। तो कायदे से ये होना चाहिए था कि मेन स्ट्रीम मीडिया की जो बिक्री होनी चाहिए थी वो 32% होनी चाहिए थी, या मान लीजिए कि 10% और जोड़ लीजिए। लेकिन खरीद सब रहे हैं, ये 80% वो भी खरीद रहे हैं जो जिनका विश्वास मीडिया पे नहीं है। मुझे Sorry। लगता है कि पब्लिक जो देखिए, अब हम देखिए ऐसे मान लेते हैं कि मीडिया वर्सेस गवर्नमेंट, पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट, तनासा वर्सेस रेस्ट। मुझे लगता है कि चीजें इतनी साफ सुथरी नहीं है। नहीं है।